नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी की सरकार चलाते हैं। जुमलेबाजी से ज्यादा इस प्रधानमंत्री को कुछ आता नहीं है कि पूरे के पूरी इंडिया की जो कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट था 200 बिलियन और सैमसंग का था 250 बिलियन। तो भाई कोई भी पैसा लगाएगा तो हिंदुस्तान में क्यों लगाएगा? और वो क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान में बिजनेस करना अट्रैक्टिव है। क्यों है? क्योंकि आपको 10 लोगों को घूस खिलानी है। आपका जो है कंप्लायंस राज चल रहा है। पहले लाइसेंस परमिट कंट्रोल राज था, अब कंप्लायंस राज है और टैक्स टेररिज्म चल रहा है। लेकिन ये जो खुला छोड़ दिया है इन्होंने सरकारी ब्यूरोक्रेट को, खासकर आईएएस को, ये भस्मासुर की तरह हाथ लगा के इंडियन इकोनॉमी को भस्म कर दिया है। इसके जिम्मेदार एक ही व्यक्ति हैं, वो है नरेंद्र मोदी। न पढ़े लिखे हैं, न चिंतक हैं, न बौद्धिक हैं। और आरबीआई के आईएएस बहादुर गवर्नर जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, वो साहब बहादुर टंच लगा के और जो है प्रवचन दे रहे हैं, खासकर शक्तिकांत दास, जिनको कि आईएएस में लोग भगवान समझते हैं, जो अब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में हैं, जो कि दास हैं, बिल्कुल चरण धोके पीने वाले दास। चारण भाट किया क्या इन्होंने? जब बाकी दुनिया गोल्ड खरीद रही थी, सेंट्रल बैंक ये खरीद रहे थे बाबूजी ट्रेजरी बॉन्ड जी। मति भ्रष्ट है, रावण का अहंकार है इस सरकार को और इस सरकार के आईएएस को। पीयूष गोयल का लड़का किधर रहता है? अमेरिका, न्यूयॉर्क में। ध्रुव गोयल जी मंत्री हैं पीयूष गोयल, लोग गूगल कर लें जी। हमारा विदेश मंत्री, जिसको मैं कहता हूं पिजन चेस्टेड मिजेट, कबूतर की छाती वाला बौना, जयशंकर, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, उसका लड़का किधर रहता है? ध्रुव जयशंकर। यहां वॉशिंगटन डीसी में क्या है? हरदीप सिंह पुरी। इनके और जेफरी एप्स्टीन के बारे में क्या चर्चा चल रही है आजकल? तेरे मेरे प्यार के छे हर जबान पे सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। भैया मोदी मामा, तुमने देश आईएएस को ही दे दिया है। तो मोदी मामा हमारे मतलब ठग हैं। हौसले की कमी है, हिम्मत की कमी है। 56 इंच की छाती नहीं है नरेंद्र मोदी की, 56 इंच की तोंद है। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मुख्य संपादक अतुल सिंह जी। अतुल सर को तो आप सब जानते ही हैं, वो कई बार हमसे बात कर चुके हैं। उन्होंने हमारे साथ रफाल के बारे में बात की है, उन्होंने हमारे साथ नरेंद्र मोदी की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की है, और आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज पे। हमारे साथ और भी जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बिदावत जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। तो सर, सीधा ही मुद्दे पे चलते हैं, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने देशवासियों से, यानी कि भारतवासियों से कुछ मांगे करी हैं, कुछ अपील्स की हैं। 7 पहली है कि जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम कीजिए। दूसरी है कि 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दीजिए। तीसरी है कि आप पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग करें, जितना हो सके मेट्रो और रेलवे का उपयोग करें। फिर उन्होंने बोला है कि घरों में खाने पीने में तेल कम यूज करें। फिर उन्होंने किसानों के लिए कहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पे और यूरिया से हटें, नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। फिर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि आप फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ना खरीदें, स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीदें, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदें। और आखिरी उनकी अपील रही है कि भारतीयों को बोला है 1 साल तक विदेश घूमना बंद कीजिए, शादी यहीं कीजिए, समर में जब बच्चों की छुट्टी होती है तो उन्हें देश ही घुमाएं। अतुल सर, मैं आपसे चालू करना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी? किस बात का भय है उन्हें? नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी की सरकार चलाते हैं। जुमलेबाजी से ज्यादा इस प्रधानमंत्री को कुछ आता नहीं है और चारों ओर सिर्फ चारण और भाट है। इनके आसपास कोई ऐसा बड़ा
इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई ऐसा थिंकर नहीं है। ये अपने को आईएएस बहादुर के से ही जो है घिरा लेते हैं। और आईएएस बहादुर जिसको इकोनॉमिक्स की ई नहीं आती है, वो इनको जो है प्रवचन देता है और फिर ये वही प्रवचन देश पे डालते हैं। तो ये कह क्यों रहे हैं? क्या इसलिए रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान के पास डॉलर नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान काफी दिन से करंट अकाउंट डेफिसिट करता था। मतलब हिंदुस्तान के गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हिंदुस्तान क्या बेचता है, जयपुर में बैठे हैं प्रदीप, जयपुर जेम्स भेज दे रहा है, ठीक है, जेम्स बेचता है तो कुछ डॉलर आ जाते हैं, ठीक। बैंगलोर में दोनों के दोस्त हैं, रोहन तुम्हारे भी दोस्त हैं, बैंगलोर में लोग काम करते हैं, सर्विसेज बेचते हैं तो डॉलर आ जाते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज जब आप बेचते हैं तो डॉलर आ जाते हैं आपके पास, फॉरेन करेंसी आती है, ठीक। जब आप तेल खरीदते हैं और गैस खरीदते हैं, तेल मतलब क्रूड ऑयल खरीदा आपने, नेचुरल गैस खरीदा, कतर से खरीदा, सऊदी अरेबिया से खरीदा, तो आप डॉलर खर्च करते हैं क्योंकि कोई रुपया नहीं लेता। अगर पहली चीज, अगर आपको जाके अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदना है तो पहली चीज आपको डॉलर खरीदना पड़ता है, ठीक। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम था। बांग्लादेश हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, कोई देश हो, वो खरीदता था डॉलर और फिर वो डॉलर फिर गल्फ लगाता था वेस्ट में, ठीक। तो अब सीधी बात यह है कि तेल का दाम बढ़ गया है। एक तो तेल कम है, सप्लाई साइड शॉक है। 1973 के बाद ये सबसे बड़ा शॉक है। ये 1973 से भी बड़ा शॉक है, 1973 से बड़ा शॉक है साहब। तो यथार्थ ये है कि पूरे के पूरी इंडिया की जो कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट था 200 बिलियन और सैमसंग का था 250 बिलियन। तो भाई कोई भी पैसा लगाएगा तो हिंदुस्तान में क्यों लगाएगा? और वो क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान में बिजनेस करना अनअट्रैक्टिव है। क्यों है? क्योंकि आपको 10 लोगों को घूस खिलानी है। आपका जो है कंप्लायंस राज चल रहा है। पहले लाइसेंस परमिट कंट्रोल राज था, अब कंप्लायंस राज है। और टैक्स टेररिज्म चल रहा है। एक ही कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने इंपोर्ट ओवर इनवॉइस किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप टैक्स बचा रहे हैं, हमको इनकम टैक्स नहीं देना चाहते। और उसी मशीनरी के इंपोर्ट के लिए कस्टम्स ने कहा देखो जी आपने अंडर इनवॉइस किया है। क्यों? क्योंकि आप टैक्स कम देना चाहते हो। मेरा जो दोस्त है वो बोला कि भाई दोनों तय कर लो, दोनों तो सही नहीं हो सकते ना एक समय। या तो अंडर इनवॉइसिंग की है या ओवर इनवॉइसिंग की है। सरकार आपस में तय कर ले, बायां हाथ और दायां हाथ की क्या सत्य है। लेकिन ये जो खुला छोड़ दिया है इन्होंने सरकारी ब्यूरोक्रेट को, खासकर आईएएस को, ये भस्मासुर की तरह हाथ लगा के इंडियन इकोनॉमी को भस्म कर दिया है। इसके जिम्मेदार एक ही व्यक्ति हैं, वो है नरेंद्र मोदी। न पढ़े लिखे हैं, न चिंतक हैं, न बौद्धिक हैं। और ये वही, मैंने एक लेख लिखा अंग्रेजी में, नरेंद्र मोदीज वेजिटेरियन स्टालिनिज्म is ruining the Indian economy, has ruined the Indian economy, ठीक। और मैं उस बात पे अडिग हूं। मैंने कहा था रुपया गिरेगा 100 से जी। मैंने कहा था रुपया, जनवरी में कहा था ना, उससे भी पहले कहा था, मैंने पिछले साल कहा था, मैंने कहा था रुपया गिरेगा जी। बिल्कुल, $1 100 रुपया का होगा। और ये बात याद रखें आप लोग कि डॉलर स्वयं गिर रहा है, तो हम गिरते हुए डॉलर के खिलाफ गिर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है सर। ठीक, डॉलर पिछले साल 11% गिरा और हम और गिर गए। तो अगर डॉलर नीच है तो हम निकृष्टतम नीच हैं। और आरबीआई के आईएएस बहादुर गवर्नर जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, वो साहब बहादुर टंच लगा के और जो है प्रवचन दे रहे हैं, खासकर शक्तिकांत दास, जिनको कि आईएएस में लोग भगवान समझते हैं, जो अब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में हैं, जो कि दास हैं, बिल्कुल चरण धो के पीने वाले दास।
चारण भाट। किया क्या इन्होंने? जब बाकी दुनिया गोल्ड खरीद रही थी, सेंट्रल बैंक ये खरीद रहे थे बाबूजी ट्रेजरी बॉन्ड। जी मति भ्रष्ट है, रावण का अहंकार है इस सरकार को और इस सरकार के आईएएस को। और आज ये जो भाषण दिया है, आज नहीं 2-3 दिन पहले जब भी दिया इन्होंने, ये इसलिए दिया है कि आप जो हैं, आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट है और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, कैपिटल भी जा रहा है, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की के कगार पे खड़े हैं और अब आप चिंदी बातें कर रहे हैं। भैया आप रिफॉर्म करिए, आप कैपिटल लाइए, आप बड़े एक्सपेंसेस कम करिए। अब आप लोगों से कह रहे हैं कि भैया आप ट्रैवल मत करिए, भाई टैक्स लगा दीजिए। आप लोगों से कह रहे हैं, ये तो शुरुआत है, ये तो और कांड करने वाले हैं, इसीलिए भाषण दिया है। लोगों से कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, और यथार्थ यह है कि सोना जरूर खरीदिए, क्योंकि रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जी भैया जिस भारत में जिसने जो भी मिडिल क्लास और जो गरीब है, जो रुपए पे निर्भर है, अमीर तो वैसे ही डॉलर में पैसा कर चुके हैं। जी पीयूष गोयल का लड़का किधर रहता है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क में। ध्रुव जी गोयल जी मंत्री हैं, पीयूष गोयल, लोग गूगल कर लें। जी हमारा विदेश मंत्री, जिसको मैं कहता हूं पिजन चेस्टेड मिजेट, कबूतर की छाती वाला बौना, जयशंकर, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, उसका लड़का किधर रहता है? ध्रुव जयशंकर, यहां वॉशिंगटन डीसी में। तो आपके जो हैं, आपके बच्चे डॉलर भी रखें, सोना भी रखें, हैं? सर ये एक और बड़ी बाकी लोगों को आप कह रहे हैं कि देखिए जी, आप ना डॉलर खर्च करिए और ना सोना खरीदिए। जी 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। सर मैं ये कहना चाहूंगा 1962 में इस तरह का पहला संकट आया था, जब प्रधानमंत्री ने कहा सोना नहीं खरीदें। तो उस वक्त प्रधानमंत्री की बेटी ने 367 ग्राम सोना दान दिया। हालांकि 367 ग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नजीर पेश की। फिर ये संकट 1967 में भी देखा गया जब वो खुद प्रधानमंत्री बनी। फिर ये 2013 में देखा गया। 13 वाली मैं क्लिप दिखाना चाहूंगा कि उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या बोले। हमारे देश के वित्त मंत्री ने यह कहा कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? तो इस क्लिप में नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि आप कारें न चलाएं, और उसके अगले दिन आप 40 कारों के काफिले के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आदर्श तो हम स्थापित नहीं कर रहे, क्योंकि आदर्श और पानी ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। हर आदमी इनको जो है सती सावित्री मान के चलता है। इनकी ही बात कर लेते हैं। इनके कपड़ों का क्या दाम है? इनके चश्मों का क्या दाम है? इनके पास कितने चश्मे हैं? ये 5 दफे कपड़े बदलते हैं, इत्र फूल गुलाल लगाते हैं। उसका खर्चा कौन दे रहा है? उसका खर्चा ये है कि टैक्स पेयर दे रहा है। तो इनकी सिक्योरिटी की बात करें, इनके बंगले की बात करें, जी तो बड़ी बड़ी बातें गले के नीचे नहीं उतरती। जरा आईएएस अफसरों के घर जाके देखें कितना सोना पड़ा हुआ है। इन्हीं के आईएएस अफसर जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बैठे हैं, जी सभी आईएएस अफसर। तो सोना सिर्फ आईएएस खरीदेगा और बाकी लोग जो हैं तो देश के जूता चमकाने के लिए पैदा हुए हैं, जूता चमकाने के लिए, जूता चाटने के लिए है आईएएस का। तो बकवासबाजी है, बंडलबाजी है भाई, जी नौटंकी जी है। सर। अतुल सर, इस पे थोड़ी और चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने जनवरी में ये, और लोग मतलब आपकी जगह कोई ज्योतिष होता तो अभी तक क्रेडिट लेने आ गया होता कि देखो मैंने जनवरी में बोला था कि मैं बैलेंस ऑफ ज्योतिष पेमेंट शास्त्र में ही क्राइसिस चला आएगा। जाता हूँ भाई, वही भविष्य है मेरा। तो आपने जनवरी में ये बात छेड़ी थी, और उसके बाद नहीं, मेरे को भी मैंने ही काफी नहीं मौका कही मिला। थी भाई, बहुत लोग कह रहे थे। मनु शर्मा जी हमारे जो इकोनॉमिस्ट FY मित्र हैं वो भी यही कह रहे थे। आपने उनसे बात की? कई लोग जो भी अर्थशास्त्र थोड़ा बहुत पढ़ा है वो कह रहा था। मेरे कई दोस्त हैं कई देशों के जो कि फाइनेंस में हैं, इकोनॉमिक्स में हैं, वो सब यही बातें कर रहे थे एक सुर में।
फ्रांस के, यूके के, यूएस के, जापान के। तो ऐसा नहीं है कि मात्र मैं कह रहा था। इतना मैं अभी अश्विनी वैष्णव नहीं बना हूं। मेरा क्लासमेट है वो, वॉटन का। मैं जी मदमस्त हाथी नहीं हुआ हूं, और ईश्वर की कृपा रही तो कभी मदमस्त हाथी नहीं होऊंगा। कई लोगों ने जी, बात की, शिक्षित लोग ये बात कर रहे थे। जी। जो और अशिक्षित इसमें लोग जो अर्थशास्त्र में रुचि रखते हैं, वो सब ये बात कर रहे थे। जी, क्योंकि मनु शर्मा सर से जब मैंने बात की हम्म, थी तो उन्होंने मेरे को बोला था पिछले 20 साल के भारत के कैपिटल अकाउंट्स देखने को, और उसमें मेरे को हमने देखा कि पिछले 20 साल में पहली बार 2025 में नेगेटिव में गया है भारत का कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल। और इसके बारे में जब मैं मनु सर से और पूछा तो उन्होंने कहा, रोहन, इससे ज़्यादा गंभीर विषय कोई है नहीं और इसको कोई समझा नहीं सकता। हम्म, लेकिन जब मैं आपका लेख देखूं, नरेंद्र मोदी वेजिटेरियन स्टालिज्म, ये 12 फरवरी को हमने पब्लिश किया है फेयर ऑब्जर्वर पे, तब तक ईरान की लड़ाई छिड़ी भी नहीं थी। नहीं, तो हमने ये जो जनवरी में रिकॉर्ड किया था शायद, जहां जी तक मुझे बिल्कुल, याद है। हम रिकॉर्ड जनवरी में था और 12 फरवरी को हमारी वेबसाइट पे फेयर ऑब्जर्वर पे हम्म, पब्लिश हुआ है। जी लेकिन तब तक तो ईरान की वॉर छिड़ी भी नहीं थी, ऐसे संकट थे भी नहीं। आपने तब भी समझ लिया था कि ये आ सकता है और आज आ गया है। संकट तो कभी ना कभी मिडिल ईस्ट में आना तो था। जी हमने ऑयल रिजर्व्स ही नहीं तैयार किए। जापान ने जी, बड़ी प्रिपरेशन की। कल मेरी जापान में बात हुई। हमारी एडवाइजर हैं हारुको सातो। तुमने तो उनसे कई दफे चर्चा की है, फेयर जी, ऑब्जर्वर की। बड़ी दिग्गज हैं, बड़ी ज्ञानी हैं। तो काफी देर बात हुई। उन्होंने कहा, देखो, हमको तो पता था कि कभी ना भी कभी ना कभी मिडिल ईस्ट में कुछ होगा, तो हमने रिजर्व्स काफी बनाए। उनको ऐसा नहीं है, कष्ट नहीं है, कष्ट तो उनको भी है। जी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कम से कम 6 महीने के तो रिजर्व्स होने चाहिए ना। तो वो रिजर्व्स के उन्होंने क्या किया, सोना रखा। बुरे समय के लिए सोना रखा। हमारे ये क्या है, हरदीप सिंह पुरी, इनके और जेफरी एप्स्टीन के बारे में क्या चर्चा चल रही है आजकल, तेरे मेरे प्यार के चेहर जबान पे। सबको मालूम वहां है और सबको खबर हो गई। वहां उस सोना की चर्चा चल रही है, स्लीप को हाँ, लेकर। उस सोने वाले। हाँ। अब बात यह है कि हरदीप सिंह पुरी लाख चीख लें, चिल्ला लें और कह लें, लेकिन लसिया तो रहे थे ना ये। जी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इनकी लड़की की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराया या किया, मुझे पता नहीं। लेकिन ये और वो लड़की भी अमेरिका में ही है, वो लड़की भी न्यूयॉर्क में है। अमेरिका में है, हरदीप सिंह पुरी। तो ये बताएं मुझे ना, क्या मेरे एक सीआईए के मित्र ने बहुत अच्छी बात कही थी। बोला था कि यार, लोग जो बोलते हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारा तो बोलता है प्रीची प्रीची ब्राह्मण, प्रवचन देने वाला पंडित। बोला यार देखो, जो तुम्हारे जो है नेता वेता बोलते हैं, सीधे वर्ल्ड के नेता बोलते हैं, तो ध्यान हम देखते हैं उनके बच्चे का, वो अपना पैसा कहाँ रख रहे हैं। कैबिनेट देख लें हम, पीयूष बड़ी गोयल की बात बात है। हो गई, जी, सुब्रमण्यम जयशंकर की बात हो गई, जी, और अब हरदीप सिंह पुरी की बात हो गई। सबके बच्चे लकी स्पर्म क्लब के मेंबर हैं, और ये सारे लकी स्पर्म क्लब के मेंबर अमेरिका में हैं। अगर अमेरिका में नहीं है तो ये यूरोप में कहीं होंगे, सिंगापुर में होंगे, दुबई में होंगे। सारा का सारा पैसा ये जो भारत का चोरी करते हैं, ये विदेश में, यही काम पाकिस्तान में होता है, यही काम बांग्लादेश में होता है। कौन सी नई बात है, दुनिया ऐसे ही चलती है। ले रहे हो मिडिल क्लास को, डिमांड ही नहीं है, तो आप दो चीजें कर रहे हो। ठीक है, आप कर रहे हो वेज रिप्रेशन, कि आपको जी, वेज ही नहीं बढ़ने दे, सैलरी नहीं बढ़े किसी की। आप कर रहे हो डिमांड डिप्रेशन, डिमांड डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हो अब तो। क्योंकि आपने क्या किया, पहली चीज आपने की डिमोनेटाइजेशन, स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री आपने साफ कर दी। जी, उसके बाद आप जीएसटी लाए, और मेरा ही बैचमेट कोई था, इंचार्ज था जीएसटी का, नृपेंद्र मिश्रा का दामाद। नृपेंद्र मिश्रा जो अहंकारी, अहम ब्रह्मास्मि,
जिनमें इतना अहंकार है, जो कि कहते हैं आईएएस का काम काम कराना है, काम करना नहीं, जिनके हिसाब से मैं, तुम, प्रदीप, हम सब लोगों का काम है कि भाई हम चरण धो के नृपेंद्र मिश्रा का पिए, क्योंकि एक तो ब्राह्मण है और दूसरे वो आईएएस हैं, तो हम तो क्षुद्र प्राणी हैं, उनको सब आता है। रावण का अहंकार है उनको। तो उन्हीं का दामाद जो है जीएसटी ले आया मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। भैया कहाँ ये किया जाता है? आप कहते हैं कि भैया हम अगले फाइनेंशियल ईयर लाएंगे, ये ट्रांजिशन है। हर चीज तुगलकिया राज के अंदाज में हो रहा है। अगर मुझे तुलना करनी होगी नरेंद्र मोदी की, और ठीक है इन्होंने बंगाल का सूबा जीत लिया है, बहुत अच्छी बात, मैं ताली बजा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल जीता है। और बिल्कुल बात सही है कि बंगाल के सूबे में ममता बनर्जी वो भी अहंकारी थी, मदमस्त हाथी की तरह निरंकुश गुंडा राज चला रही थी, तो बिल्कुल जीता इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कई वोटर्स को वोटर लिस्ट से, आरोप यही है, निकाल दिया। चलो माना नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने झोंक दी पैरामिलिट्री, जिससे कि वायलेंस नहीं हुई। तो चलो ठीक है, बंगाल जीता, मैं इनको क्रेडिट दूंगा कि बहुत दिन बाद एक पार्टी है जो कि दिल्ली से लेकर बंगाल तक, तो पूरा जो है गंगा यमुना आपकी जो वैली है वो आपके अंडर है। एक्सेलेंट, वेल डन। तो आपने ठीक है पॉलिटिकल कंट्रोल तो हासिल कर लिया, लेकिन आपने इकोनॉमी का वारा न्यारा लगा दिया। आपने पहली चीज क्या की? आपने डिमोनेटाइजेशन। दूसरी चीज क्या की? आपने जीएसटी ले आए मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, इतना कॉन्वल्यूटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड, और पता चला कि छोटे बिजनेस की तो आपने वाट लगा दी। तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो और आप टैक्स बिल्कुल कोड़े की तरह बरसाते आ रहे हो। और टैक्स के साथ ये नहीं है कि ऑप्रेसिव है, टैक्स के साथ ये आर्बिट्ररी है। ऑप्रेसिव क्या है कि चलिए आपको लगान देना है, तिगुना लगान देगा, तो चलो वो भी मान जाएगा। लेकिन क्या है कि आज कहते हो कि आपके पास नोटिस आ गई, आप इतना जमा कर दो, उसके बाद आप कोर्ट में लटके हुए हो, जो है आपको पता ही नहीं है कितना टैक्स क्लेम आ जाएगा। वही जो बात कही थी ना, दो डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि एक ने कहा अंडर इनवॉइस, एक ने कहा ओवर इनवॉइस। तो आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हो कि आप तो रोक कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तो रो रहे हैं लोग। इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई है, एनिमल स्पिरिट्स चली गई है इकोनॉमी में, डिमांड ही नहीं है। और ये इंडस्ट्री के कितने लोग मुझे बोल रहे हैं, सब दबे स्वर में और दबे सुर में बोल रहे हैं, क्योंकि सब भय है मोदी सरकार का। बिल्कुल सर, ईडी की रेड पड़ेगी या तो एफआईआर आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक आपने मुझसे कहा लोगों ने कि तुम्हारा एनकाउंटर करा देंगे अमेरिका में, डरते नहीं हो क्या? मैंने बोला भाई, मतलब इतना भी कलयुग नहीं आया है। इतने भी दिलेर नहीं है हमारे मैंने कहा वेजिटेरियन स्टालिनिज्म है, असली स्टालिनिज्म नहीं है। जी अतुल सर, आपने एक चीज की चर्चा की, उस पर मैं और गहराई में जाना चाहता हूँ। आपने जो बोला कि वेज सप्रेशन की, और ये जो दिक्कत है ये अधिकतर मिडिल क्लास को भारी पड़ती है, और इसके साथ साथ महंगाई तो हुई है, उसके ऊपर से अगर मिडिल क्लास कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे तो टैक्स भी बढ़ गया है, लॉन्ग टर्म में भी आ गया है, शॉर्ट टर्म में भी आ गया है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि हम जो टैक्स देते हैं उससे रेवड़ी ऐसी बढ़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते। भारत में जो केंद्र की विजय सरकार जीत है, गया है, विजय तो वायदे देके जीता है कि मैं सोना दूंगा सबको। जी, और उसमें भी काफी चर्चा हुई, कभी 8 किलो बोला, फिर फाइनली बोला कि 8 ग्राम सोना देंगे किसी भी महिला को जो शादी करेगी। लेकिन उन्होंने बोला कि 6 एलपीजी सिलेंडर साल के देंगे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन खिलवाएगा उनके सिलेंडर के लिए, ये एक सवाल है। विजय जाएंगे, लेकिन एक्शन हीरो रहे हैं, जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर में जाएंगे, स्पीड बोट में ही चले जाएंगे यार। विजय तमिलनाडु हैं, तम्मी हैं अपने।
जाएंगे। जी सर। वैसे तो सर विजय की एक तुमने मैं बात की, आपको विजय विजय के बारे में भी मैं पढ़ रहा था कि विजय बड़े रंगीन है अपनी बीवी को छोड़ के, मतलब जिस तरह एमजीआर, बीवी और बच्चों को छोड़कर। एमजीआर की पत्नी भी थी। हाँ, वो साहा, वो कौन सी पिक्चर थी अरे मैं भूल हाँ रहा बीवी। हूँ, मियाँ बीवी और वो। तो हम्म, एमजीआर की पत्नी भी थी, जयललिता भी थी, विजय की भी कोई अय्यर या अयंगार एक्ट्रेस से कुछ चक्कर चल रहा है। तो मतलब विचित्र है, विचित्र फ्रांस हालात हैं। फ्रांस वाला पॉलिटिकल कल्चर है सर। आज ही आज ही मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। यू नो, जस्ट having a wife is not enough, you need a mistress to prove you can multitask. बिल्कुल। और आज ही ये खबर भी टूटी है कि मैक्रोन भी चक्कर चला रहे थे किसी ईरानी एक्ट्रेस के साथ, और ये भी आज ही खबर निकल के आई है। लेकिन सर सीरियस हम मुद्दों पे किसी मैं से आपको कम नहीं, कुछ हम आंकड़े फ्रांस से बताना कम चाहता हूँ। थोड़ी है। पर बात यह है कि विजय विजय के कसमे वादे, भाई बिल कौन देगा? मिडिल मिडिल क्लास। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और इसी पे मैं और आना चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है, ये तो तमिलनाडु की बात है। विजय की समस्या छोटी है। हम नरेंद्र मोदी की समस्या पे आते हैं, क्योंकि उनकी सरकार कैसे चलती है। फ्रीबीज़ पे 9 लाख करोड़ एनुअली। दूसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर, 1.5 लाख करोड़। उसके बाद आता है एजुकेशन, 1,25,000 करोड़। फिर आता है हेल्थ, ये तो 98,000 करोड़। मतलब इतना ज्यादा पैसा ये सिर्फ फ्रीबीज में जाता है, 9 लाख करोड़। अगर इंडिया स्पेंड्स मोर ऑन फ्रीबीज देन एजुकेशन, ये आज की हेडलाइन है सर। तो ये हाल है। बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि इससे क्या है ना कि वी आर ट्रेडिंग द फ्यूचर फॉर द प्रेजेंट। देखिए, अगर आप चीनी बहुत खाते हैं, रोज खाते हैं, तो आपका बुढ़ापा या आपका कल बड़ा स्वस्थ नहीं है रहेगा, आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो जी बहुत बड़ी बात कही, वेज सप्रेशन तो हो रहा है, कैपिटल रिप्रेशन भी है। मनु और मैं बहुत बात करते हैं, कैपिटल रिप्रेशन क्या है? भाई मिडिल क्लास के पास इन्वेस्टमेंट की जगह कहाँ है? मेरे माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, रिटायर किए मेरे पिताजी फौज से, कहाँ डालेंगे? बैंक में या पोस्ट ऑफिस में? उनको स्टॉक मार्केट भी समझ में नहीं आता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप डालिए तो जो मैंने बात कही, आपको रिटर्न तो मिलेंगे नहीं। जी मैंने बताया सैमसंग का प्रॉफिट 250 बिलियन है, इंडियन कंपनीज का बिल्कुल। मिला के 200 बिलियन है, जो टॉप जी कंपनीज हैं, रो धो के। जबकि इतना प्रोटेक्शनिज्म है, अदानी के लिए लाल कारपेट बिछाए बैठे हैं, बिछाए रहते हैं मोदी है। राहुल गांधी बोलता है अदानी अंबानी की सरकार है, अंबानी के लोग बोले नहीं नहीं सर, अंबानी की सरकार बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अदानी की सरकार है। अब वो बात अलग है, जो लेकिन जो बड़े बिजनेस हाउस हैं उनको फेवर जरूर किया है, क्रोनी कैपिटलिज्म लाए हैं। तो कैपिटल सप्रेशन है कि आप इन्वेस्ट भी नहीं हो, कह रहे हैं सोना भी नहीं ले सकते आप, उसमें भी जी कंट्रोल है। सोना ले भी जी ले आम आदमी तो सेफ्टी की प्रॉब्लम है, तो कैपिटल रिप्रेशन है। हम्म तो वेज सप्रेशन, कैपिटल रिप्रेशन और डिमांड डिप्रेशन। फिर आदमी के पास जब तनख्वाह की कमी है तो आदमी जिएगा कैसे? और जबकि हर चीज महंगी होती जा रही है, महंगाई ऐसी है कि मेरे माँ बाप कहते हैं हम बूढ़े लोग अब तो खाते भी नहीं है ज्यादा। मेरे पिताजी तो 80 पार कर गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है रोज 5 किलो आम खा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि 2 लड़के हैं घर पे जो ऊधम करते हैं दिन भर और फिर बिल्कुल जिनकी खुराक बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह, वो भी नहीं है। जी तो बोलते हैं कि भैया 1,000 रुपए ऐसे निकलते हैं कि मतलब बस सब्जी वगैरह लेने में निकल आते हैं, सब्जी ले लिया, दूध ले लिया, उसी में निकल जाते हैं। जी तो और फल ले लिया। तो यथार्थ तो यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस तो है, काफी बुरी है शहरों में, तो जी सेविंग्स सर। तक कम हो रही हैं। जी जी ठीक, मिडिल क्लास अब सेविंग्स में डिप कर रहा है और सेव भी नहीं कर पा रहा, जी और स्टॉक मार्केट को ये इन्फ्लेट करने में लगे हुए हैं। स्टॉक मार्केट का बबल कैसे है? वो ईएमआई ही कहते हैं ना इंडिया में, जी ईएमआई सर। ईएमआई वो स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, एलआईसी लगा रहा है। बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूं, मदर ऑफ ऑल क्रैशेस, ये लिख लो,
मदर ऑफ ऑल क्रैशेस आने वाला है। रुपया गिरेगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हो सकती है, बहुत हिडन लायबिलिटीज हैं। ये जितनी स्टेट गवर्नमेंट की, मेरा एक दोस्त है इकोनॉमिस्ट है, मतलब काम कर रहा था दिल्ली में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बड़ी संस्था के लिए था, वो बता रहा था कि भैया स्टेट गवर्नमेंट तो सब कंगाल हैं। जी हमारे मतलब जो ऑडिट एंड अकाउंट्स के जो अच्छे अफसर हैं, मित्र हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो हिडन लाइबिलिटीज बहुत हैं इन सोसाइटीज जो बना रखी है आईएएस बहादुर ने, जिसको जी समाज भी भगवान की तरह मानता है। भाई आईएएस कलेक्टर था अंग्रेजों के टाइम, उसका काम ही बिल्कुल था लगान वसूलना। जी मैं कहता हूं ना, आईएएस था दुर्योधन, आईपीएस था दुशासन, दुशासन का काम था चीर हरण। तो आईएएस का काम ही था लूटना, है तो है ही लुटेरे। ठीक, इनके हाथ में इन्होंने सत्ता दे दी और ये लूट रहे हैं, और अपने बच्चों को सबको विदेश भेज देते हैं और पैसा भी भेज देते हैं। जी अपना पैसा अपने बच्चे, तो अपना जी लकी स्पर्म और भारत का लूटा हुआ पैसा सब विदेश। तो इनमें और अंग्रेजों में फर्क क्या है? अंग्रेज कम से कम दूसरों को लूट रहा था, ये तो अपनों को लूट रहे हैं। जी। और अतुल सर, एक चीज़ रह गई जो मिडिल क्लास जिसके पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो वो उस तरफ भागती है, वो है रियल एस्टेट। वहाँ तो आजकल आप एक छोटा सा बाथरूम भी नहीं ले सकते, और इसमें भी आईएएस आईपीएस ने जो जो ये आप कह रहे आईपीएस हैं। नहीं, इसमें आईएएस आईपीएस तो कुछ नहीं है, दुशासन है। इसमें पूरी की जी पूरा लैंड इकोनॉमी कंट्रोल करता है आईएएस और पॉलिटिशियन। जी और इंडिया लेकिन की मैं लैंड आपको इकोनॉमी अगर समझनी है तो बीके अग्रवाल हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े इंसाइक्लोपीडिया हैं इस मामले पे, उन्होंने जी किताब भी लिखी है। तो जी जो इंडिया का लैंड माफिया है, इंडिया में जो लैंड की कॉस्ट हैं आज के दिन अफ्रीका से ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल इतना कंट्रोल है सप्लाई साइड। अब ये समझने की कोशिश करें, इस बात पे को मैंने समझाया नहीं, मोदी गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड चोक कर दिया। सप्लाई साइड क्या होती है? सप्लाई साइड ये होती है कि मान लो प्रदीप सोफा बनाना चाहें, लेकिन इतने परमिट हैं, इतना ये है, क्रेडिट नहीं मिल सकता कि ये बना ही नहीं पाए, तो फिर सोफा कम बनेंगे, सप्लाई साइड चोक हो गई, 10 सोफे की जगह 5 बनेंगे। अगर 5 बनेंगे तो दाम बढ़ेगा। तो शहरों में इतना कंट्रोल है, इतना आईएएस का प्रकोप है कि आप भागते रहिए परमिट के लिए, आप भागते रहिए हर चीज के लिए, तो लैंड पे एकदम चोक है सप्लाई, तो सारी प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाती हैं। नई टाउनशिप्स नहीं बनाते, ये प्लानिंग नहीं करते, सारा जी कंट्रोल इन्हीं जी के हाथ में है। इलेक्टेड मेयर के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। जी इंडिया में डेमोक्रेसी में बोलता हूं लोकल लेवल पे चीन से कम है, दोबारा जी बोलूंगा, ग्राउंड लेवल पे इंडिया में डेमोक्रेसी चीन से कम है। क्यों? सीधी बात यह है, जो आईएएस है नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जहां की कितने हजार करोड़ का स्कैम हुआ है, बिल्कुल सर। जी और वो रिपोर्ट लिखी थी ज्यादातर जयंत सिन्हा ने, जब वो प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल थे यूपी के। कितने आईएएस सस्पेंड हुए? योगी का गुणगान हर आदमी करता है, और मैं मिला हूं योगी से, मेरी भेंट हुई है, अर्थशास्त्र पे बात करने की कोशिश की, कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन ये बात है कि ठीक है, गुंडई कम की है योगी ने, ये बात थोड़ी बहुत सच है। सुनने में आता है कि पैसा नहीं खाते हैं, चलो ये बात भी सच होगी, लेकिन इनका जो आईएएस पैसा खा रहा था वो वापस रीइंस्टेट हो गया। गूगल कर जी लो। जी इनको जो है रिपोर्ट नोएडा लैंड स्कैम की दी सीएजी जयंत रिपोर्ट सिन्हा ने, जी एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं पूछ रहा हूं योगी बाबू से, महाराज महंत हैं आप, भगवान से डरिए। अन्याय क्यों हो रहा है ऐसा? और ऐसा आपके राज में भी नहीं हुआ ये स्कैम, ये स्कैम सब हुआ है पुराने मुख्यमंत्रियों के समय, लेकिन
हो क्या गया है ना कि सबने कसम खा रखी है टॉप लीडर्स ने कि आईएएस को छूना नहीं है, ये भगवान जी। है। और समाज को भी ये है कि ये तो बड़े तेज हैं, इन्होंने एग्जाम पार किया है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी चला सकते हैं, जो कि अंग्रेजों के टाइम नहीं चलाते थे आईएएस आईसीएस। जी। इनका पावर इंडिपेंडेंट इंडिया में बढ़ा है क्योंकि हम लाइसेंस परमिट कंट्रोल राज ले आए, और स्टेट में लैंड इकोनॉमी पे जो इनका कंट्रोल है वो मदर ऑफ ऑल करप्शन है। और उसमें जो मेजर नेता है, लोकल नेता का उतना रोल नहीं है। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी मुख्यमंत्री का की जेब भरती थी। तो जितने ये जो अर्बन डेवलपमेंट हैं ये डायरेक्ट जाता है सीएम को। तीन ही तो पोजीशन है इंडिया में, पीएम, सीएम और डीएम। ये आपको बड़े चौड़ी छाती के साथ आईएएस बताता है। जी जी। अतुल सर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ फिर। तो इसीलिए दाम ज्यादा है, क्योंकि सप्लाई साइड इन्होंने चोक कर दी है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की। और वह चीन वाला पॉइंट इसलिए मैं कंप्लीट करूंगा, जो चीन का सीसीपी लीडर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, और मैं बहुत चीन गया हूं, जी। सिर्फ शंघाई नहीं गया हूं, छोटे शहर भी गया हूं। वो अपने शहर को जब चमकाता था, मैं आज 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं अभी हाल में नहीं गया हूं, वो अपने शहर को जब चमकाता था तो वो ऊपर आता था। और मैंने स्टडी काफी किया है। तो उसको जो है रोजगार बढ़ाना था, शहर बेहतर करना था, तो उसको इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बना के रखनी थी, लेबर से भी बना के रखनी थी, दुकानदार से भी बना के रखनी थी। है, हमारे खुद मित्र हैं, उनका भी इंटरव्यू है, शरद कुमार सर्राफ। वो आईआईटी बॉम्बे के प्रेसिडेंट हैं और वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ऑयल ड्रम कैप्स के। उनका कभी इंटरव्यू लेना। जी। उनकी चीन में फैक्ट्री है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। चीन में अगर परमिशन नहीं आती है एक समय के अंदर, तो डीम्ड है कि आपको परमिशन मिल गई, एक टाइम बाउंड है। यहां तो फाइल कब अप्रूव होगी पता ही नहीं है। आप त्रिशंकु की तरह लटके रहिए दो लोगों के बीच, कोई टाइम बाउंड क्लियरेंस सही नहीं। और प्रिजम्पशन ये है कि अगर अप्रूव नहीं है तो आप टाइट हो जाएंगे, आप फिर कोर्ट 20 साल भागिए, फाइन देते रहिए। चाइना में आप एक फैक्ट्री शुरू करिए, तो जो लोकल सीसीपी बॉस है वो फॉरेन इन्वेस्टर से भी बना के रखता है, क्योंकि वो फॉरेन इन्वेस्टर रोजगार पैदा कर रहा है। ध्यान रखिए वो कम्युनिस्ट है। तो लोकल डेमोक्रेसी एक तरह से है, हालांकि इलेक्शन नहीं होते हैं। हमारे यहां डीएम क्या है, 6 महीने का टेन्योर, 1 साल का टेन्योर, कभी वो थूकने नहीं जाता है जिले में। नोएडा में रहते हैं पॉश सेक्टर में, हमारे ही जो है माँ बाप के घर से दूर, ज्यादा दूर नहीं। इनके बंगले देखिए, इनको चीप मिलता है प्लॉट। फिर ये जो है उस बढ़िया कॉलोनी में रहेंगे रिटायरमेंट के बाद भी, और उसके बाद उस जो है घर का दाम करोड़ों में हो जाता है। वो ये अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं जो कि रहते हैं अमेरिका, और फिर ये उनके बच्चे और करोड़ कमाते हैं उनके आलीशान घरों से। जी। तो टोटल स्कैम है, मतलब देश आईएएस का है। और मोदी ने कहा था ना एक दफे संसद में, देश के हम बाबुओं को दे दें। भैया मोदी मामा, तुमने देश आईएएस को ही दे दिया है। तो मोदी मामा हमारे मतलब ठग हैं। सप्लाई साइड चोक कर दी। वायदा क्या किया था इन्होंने, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इन्होंने दिया है मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही चोक करके रख दी, सप्लाई साइड ही चोक करके रख दी। तो वेज सप्रेशन किया, कैपिटल रिप्रेशन किया, ठीक, डिमांड डिप्रेशन, और डिमांड डिप्रेशन ही नहीं, डिमांड डिस्ट्रक्शन किया इन्होंने। तो डिमांड ही खत्म कर दी, ठीक। और सप्लाई साइड जो है एक्टिविटी ही चोक कर दी, और एनिमल स्पिरिट्स, इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया। तो इकोनॉमी एक साइकिल की तरह होती है, इन्होंने वो साइकिल ही डिसरप्ट कर दी। मनमोहन सिंह की मैंने काफी निंदा की थी कई चीजों के लिए, खासकर यूपीए 2 में करप्शन बहुत था। लेकिन मनमोहन सिंह ने जो लिबरलाइजेशन किया 1991 में नरसिंह राव के अंडर, और जो
लिबरल पॉलिसी अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई, उससे इकोनॉमी हमारी उभरी। इन्होंने उस जी पर पीठ फेर लिया। ये इंदिरा गांधी की असली औलाद है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की, हमारी बहुत अच्छी टाइमलाइन है इमरजेंसी पे, लोग देखें। और ये इमरजेंसी 2.0 है। ईडी, इनकम टैक्स इत्यादि का रेन ऑफ टेरर है। जी सर। जी अतुल सर, एक उदाहरण देना चाहूंगा, फिर हम एक 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 सवाल है मेरा आपसे। तो ये हाल ही में इस हफ्ते निकल के आया है, करप्शन और स्कैम। 50 आईएएस और आईपीएस अफसर ने मिल के 5 एकड़ एग्रीकल्चर जमीन खरीदी भोपाल में 5.5 करोड़ रुपए में। उसके बाद 10 महीने बाद वहीं से केंद्र की सरकार ने वहां से एक हाईवे और बाईपास सैंक्शन करा दिया। अब वो जमीन जो 5.5 करोड़ की थी 60 करोड़ की हो गई। 1100% का प्रॉफिट ये 50 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को जाएगा। अब इसमें जब नरेंद्र मोदी 2014 में आ रहे थे केंद्र सरकार में, तो वो बहुत मशहूर हो गए थे बोलने के लिए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि खाने तो दे नहीं रहे मिडिल क्लास को। अभी तो मुझे तो लेकिन ये लग रहा है कि आईएएस और झोला उठा आईपीएस के रवाना खुल होने के खा वाले रहे हैं। हैं। सीधी बात यह है कि न खाऊंगा, तोन तो बढ़ गई है इनकी, तो खा तो रहे हैं मोदी मामा। और न खाने दूंगा, ये शायद मिडिल क्लास के लिए बोले, छोटे उद्योग के लिए बोले होंगे। ये आईएएस तो सुरसा के मुंह की तरह, और आईपीएस भी सुरसा के मुंह की तरह अपना मुंह फैला के खा रहा है, भोग लगा रहा है देश का। ये स्कैम, इस तरह के 100 स्कैम हैं यार, कहां शुरू करें कहां खत्म करें। वो जी सोना मिला था झारखंड के आईएएस के घर, बिल्कुल। रीइंस्टेटेड। अब तो हजारों करोड़ की बात है भाई। अफवाहें तो, मैं यहां वॉशिंगटन में बैठा हूं, बहुत दूर बैठा हूं अमेरिका में, यहां भी करप्शन, ऐसी बात नहीं है कि यहां नहीं है, बिल्कुल है। यहां के करप्शन की भी कभी बात कर सकते हैं, बढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहां एक उम्मीद तो है कि करप्शन जो है, हो सकता है आज से 4-5 साल जो है बात थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि कुछ लोग बात तो कर रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं। हर जगह जाओ तो लोग करप्शन की बात करते हैं, कहते हैं देखो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का परिवार जो है करप्शन का भागी है, कैपिटल हिल के लोग करप्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी करप्शन कर रहा है। तो एक जनता में खुमार तो है, कुछ लोगों में तो है कि यार ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अटल जी कहा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, तो भारत में कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब हड़ियां पी के देश खुश है। भांग धतूरा लगा के मतलब लगा के, जैसे कि सब लोग खुश हैं सोशल मीडिया में। वो कौन सी पिक्चर आई है, झूठ बिल्कुल RAW पे, क्या नाम है, धुरंधर युगंधर जो भी है, क्या नाम है पिक्चर का, धुरंधर। हाँ, धुरंधर। हाँ, तो नौटंकी है, सबको पता है। RAW लल्लू लाल, जिसको आईएएस नहीं मिलता है वो आईपीएस में लाचारी से जाता है, जो आईपीएस में अपने सीएम, चीफ मिनिस्टर या अपने काडर से दुखी है, वो आ जाता है डेप्यूटेशन पे, ठीक। और वो आते भी हैं लेटर स्टेज पे, यंग एज पे भी नहीं आते, वो ट्रेनेबल ही नहीं है। ये बात विक्रम सूद कह गए, चीफ कह गए, कई चीफ कह गए हैं प्राइवेट में, खुल के कोई बात नहीं करता है। तो रिफॉर्म कैसे होगा जब हर आदमी मुंह सीके बैठा हुआ है। तो यथार्थ ये है कि खाने मिडिल क्लास को नहीं दे रहे हैं, और देश का भोग लगा रहा है आईएएस, और बाकी मतलब दुर्योधन और बाकी दुशासन को भी मिल जा रहा है थोड़ा बहुत, और इनकम टैक्स वालों को भी मिल जा रहा है, कस्टम्स को भी मिल जा रहा है ऐसा। अब तो फॉरेन सर्विस के भी लोग भोग लगा रहे हैं, मंत्री बने बैठे हैं। हरदीप सिंह पुरी नेता तो है ही नहीं कैबिनेट में, सब एक्स ब्यूरोक्रेट हैं। बीजेपी को भी खत्म कर दिया है। बेसिकली क्या है, 1 मैन या 2 मैन रूल है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी की गलती नहीं है, ये अब हर पार्टी का हाल है। ममता भी क्यों हारी, ममता वाज 1 वुमन रूल,
स्टालिन क्यों हारा? स्टालिन वाज वन मैन रूल, क्योंकि इलेक्टेड मोनार्कीज हैं इंडिया में, चुनावी राजशाही है भारतवर्ष में आज के दिन, और 3 राजा हैं, पीएम, सीएम, डीएम। जी। राजस्थान में कौन है लेडी जो टॉपर वॉपर थी, वो सबको झापड़ मारते फिरती है या टाइट करते फिरती है? आईएएस की टॉपर, क्या नाम था उसका? टीना डाबी। हाँ, अब बताओ, इस तरह के मदमस्त हाथी जो है। तो आजकल रील कल्चर वाले अधिकारी हैं सर, वो देखो, मुझे तो अधिकारी से ही चिढ़ है भाई। अधिकारी क्यों कहते हैं हम, कर्तव्यकारी क्यों नहीं? मात्र इनके अधिकार हैं। कर्तव्यकारी है नहीं ना सर, वो कर्तव्य को मानते ही नहीं, वो तो अधिकारी जनता भी तो मानती है। अधिकारी कहाँ के, सरकारी नौकर हैं। मैं तो आईएएस को यही बोलता हूँ, सरकारी नौकर हो भाई, अधिकार कौन सा तुम्हारा? तुम्हारा अधिकार क्या है? वो मानसिकता की, हमारी भी मानसिकता की गलती है। बिल्कुल तो सर। इकोनॉमी इसलिए हमारी बुरे हाल है क्योंकि लूट बहुत है और नीतियां गलत हैं, 2 चीजें। और नीतियां बनाने वाले लोग वो क्या है, वो आ जाते हैं सरकार में, उनको कमांड एंड कंट्रोल की आदत है। शुरू से हम सोशलिस्ट रहे, ब्यूरोक्रेसी को आदत है रेंट सीकिंग की, कंट्रोल की। ये सोवियत मॉडल पे हम चले, ये तो इतिहास में जाना होगा, वो सब तो है ही। और हमने क्या किया कि एक कॉलोनियल मशीनरी को और ज्यादा पावर दे दिया सोशलिज्म के अंडर। जी। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और उसको और पावर दे दिया है दोबारा मोदी ने। उसका पावर कम किया था नरसिंह राव ने, मनमोहन सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, और अब फिर उल्टी गंगा बहाई है नरेंद्र मोदी ने। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नेंस इन्होंने दी है। इन्होंने कुछ अच्छी चीजें की हैं, माना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। इन्होंने जो है डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट किया है, लीकेज कम किया है, माना। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब गलत है, कई चीजें ठीक की हैं, लेकिन इन्होंने जो सप्लाई साइड एक्टिविटी चुप कर दी है और जो झूठ बोला है आंकड़ों के साथ, उससे कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया है इंडियन इकोनॉमी में। इस कारणवश हम एक करंट अकाउंट डेफिसिट और एक कैपिटल अकाउंट डेफिसिट भी चला रहे हैं, और हम एक क्राइसिस की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इनका अंत, मोदी का अंत अच्छा नहीं होगा। बंगाल का जीतना इनका, जिसे कहें चरम सीमा पहुंचना, इसके बाद इनका हश्र बुरा ही होने वाला है, क्योंकि इनका झूठ उभर के सामने आएगा। जी बिल्कुल। तेल अतुल सर, नहीं है, आखिरी तेल नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, सेरामिक्स नहीं बन रहे हैं, लोग जो है बाहर जाके खाना नहीं खा पा रहे हैं। इन्होंने पेट्रोल का दाम बिल्कुल नहीं बढ़ा है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी कम हुए हैं। जी। तो धीरे धीरे, अच्छा, और इंडिया के पास इस समय जो है दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बुरे हाल है, और हमने तैयारी नहीं की। और जैसे मैंने बताया, आरबीआई के आईएएस बहादुर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रहे थे और सोना नहीं खरीद रहे थे, और सोने का दाम कितना बढ़ा है। तो ये सारे जो नौटंकी की है, अब G20 में नौटंकी, बल्ब हिलाते फिर रहे थे, प्रचार प्रसार की हम विश्व गुरु बन गए। भाई G20 हर जगह देश में होता है। झूठ, फरेब, नौटंकी, ये मैं कहता हूं ये इमिटेशन नेहरू है, नेहरू की फोटोकॉपी जिसमें कालिख लगी हुई है। नेहरू के पास कुछ आइडियाज थी ना, नेहरू भी वर्ल्ड लीडर बनने चले थे, और ये वर्ल्ड लीडर का ड्रामा कर रहे हैं, विश्व गुरु का ड्रामा कर रहे हैं हमारे मोदी मामा। विश्व गुरु से बनेंगे विश्व फुद्दू, वैसे ही बन गए। अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड क्यों लगाई? क्योंकि भाई जब वो प्रेसिडेंट नहीं था तो मिलने नहीं गए, और इनके ही जय शिवशंकर, कांटा लगे ना कंकड़, इनके लड़के डेमोक्रेट हैं। तो जो है इनके लकी स्पर्म क्लब के बालक ने फडारे से बोला, ओ डियर फादर, रिपब्लिकन्स विल नेवर कम टू पावर, अयो, we should know which side of the bread is to be buttered। तो ये बाइडेन को डेलावेयर के सेवों पे ड्यूटी कम कर रहे थे, और बाइडेन को बिल्कुल
घी, मक्खन, मलाई, चाशनी में डुबो रहे थे, और इन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई पीलाइन ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर का मारा लगवाने का। तो ट्रम्प ने बोला ठीक है बाबू, ले जाओगे। मारा वो तो बड़ा लागो, वाला होली है सर। मारा लोगों में आई नहीं है, मेरा भी समय आएगा। उसका समय आया, उसने इनकी मार ली। कहाँ तो ये जो है इनके रैली करते थे। जी अब की बार ट्रम्प सरकार, हाउडी मोदी, ह्यूस्टन में की थी। बाहों में मतलब हाथ बाहों में बाहें डाल के घूमते थे, और अब अमेरिका की भी रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पा रहे। जी कोई सीरियसली नहीं लेता है। डेमोक्रेट्स भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदू फैशिस्ट, एक हिंदू सुप्रेमिसिस्ट पार्टी मानते हैं, ठीक। और यहां शशि थरूर आते रहते हैं, राहुल गांधी भी आए थे, मैं मिला था, तो वो यही सब बोलते रहते हैं। तो डेमोक्रेट्स से मान के चलते हैं। डेमोक्रेट्स तो अब मुस्लिम वोट उनके पास है, और उनके पास लेफ्ट लीनिंग लोग हैं रो खन्ना की तरह, तो वो तो बिल्कुल ही भाजपा से बात करने को तैयार नहीं है। सच बात ये है, इनके कोई दोस्त नहीं है वॉशिंगटन में, ठीक। राम माधव भी आए थे, विजय, क्या नाम है उनका, विजय चौथाई वाले भी आए थे। हाँ, कोई इनसे नहीं मिलता है। आपका अनुभव गजब का रहा विजय चौथाई मैंने वाला देखा के इन लोगों को, भाई इनकी औकात देखिए। मतलब कह के जाएंगे, कुछ फॉलो अप नहीं करेंगे। तो इनको डेमोक्रेट्स वैसे ही घास नहीं डालते, पत्ता नहीं डालते। रिपब्लिकन्स जो इससे मिले वो भी सोचे कि भैया आप तो मतलब सीरियस ही नहीं हो। और कुछ लोग तो हैं ना दोनों पार्टियों में जो कि ठीक ठाक हैं, सब थोड़ी हैं पागल। जी तो जो लोग भारत में रुचि रखते हैं उनसे भी ये रिश्ते नहीं बना पाते। जी तो इकोनॉमी इसलिए भी बुरे हाल है क्योंकि जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपका है, जिससे आपको फॉरेन एक्सचेंज आता है, यूएस, उसको आपने कल्टीवेट नहीं किया, उसको मिसमैनेज किया। पहले तो आप एकदम चिपक गए ट्रंप से, फिर आप जो है छटक लिए ट्रंप से, फिर आप जो हैं दौड़े दौड़े भागे भागे आए कि गले मिलने तुरंत जैसे ही वो प्रेसिडेंट बना, और बोला कि भैया आप टैरिफ करते हो, और आपने कभी नजर नहीं रखी। मैं बता रहा हूं, प्रोजेक्ट 2025 पढ़ा ही नहीं था भाजपा के लोगों ने। आईएफएस की तो बात ही छोड़ दे, ये तो महानालायक लोग हैं। ये तो ईमेल का जवाब नहीं देते, ये तो अहंकारी ऐसे हैं कि पूछो मत। हमारा तो यथार्थ ये है कि प्रोजेक्ट 2025 पढ़ा नहीं, और उसमें लिखा था कि भाई इंडिया और चाइना टैरिफ्स करते हैं, इंडिया को चाइना के साथ क्लब कर दिया। तो इन्होंने अपना केस ही प्रेजेंट नहीं किया। माना कि जो है कोई भी सरकार होती, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी सरकार होती स्ट्रगल करती, लेकिन क्या है, जापानियों ने होमवर्क किया, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप के लिए होमवर्क नहीं किया। तो इंटरनल तो मैंने समझा दिया है क्या गलत किया, एक्सटर्नल भी इन्होंने प्रोटेक्शनिज्म के दौर पे ध्यान नहीं दिया। और लोगों ने ये बोला मुझे, पीएमओ के लोगों ने, कि अतुल जी, ट्रंप जी की और मोदी जी की यारी है, सब चंगा होगा। ये तो ऐसे ही लिख देते हैं। हमने 2024 में वो रिपोर्ट लिखी थी, क्या होने वाला है। भारत सरकार में किसी की कान पे जूं नहीं रेंगी, बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरनल मिसमैनेज की, फिस्कल पॉलिसी मैंने कहा क्या मिसमैनेज की, वो होता है सरकार का खर्चा। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि बता ही दिया, गोल्ड स्कीम भी इन्होंने चलाई थी, क्या क्या कांड किए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की स्कीम चलाई थी। जी उस कितना घाटा हुआ सर 2014-24 का। मैं कहूंगा कि कुछ होते हैं विलेन, कुछ होते हैं सुपर विलेन। इकोनॉमी का सुपर विलेन है शक्तिकांत दास, इंडियन और फिर एक्सटर्नल भी ट्रेड रिलेशंस भी हैंडल नहीं किए। प्रदीप जी 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो बजट आया, उसमें इन्होंने 15% से ड्यूटी घटा के 6% की, आप तस्करी रोकेंगे गोल्ड की, और अभी वापस 15% कर दी। तो ये जो निर्णय लेने का जो एक है स्थिति, और दूसरा ये है कि आप जमीनी हकीकत देखना नहीं चाहते कि जमीन पे क्या है, कि भारत जो है वो बेसिकली तो अभी भी परंपराएं यहाँ खत्म नहीं हुई, कि जिन परंपराओं में गोल्ड लगना है वो लगना है आपका। आपने पैनिक खड़ा कर दिया पब्लिक के अंदर। बहुत बड़ी बात कही, तुगलकिया बातें, जैसे कि सोलर पे क्या इनकी पॉलिसी आज बिल्कुल तुगलकिया।
एक दिन कहेंगे हम इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, यहां इन्वेस्ट करो, ठीक है, हम खरीदेंगे। दूसरे दिन कहेंगे नहीं नहीं अब नहीं खरीदेंगे, अब हम चाइना से सब इंपोर्ट करेंगे। तो जिसने इंडस्ट्री में पैसा लगाया, बनाने में लगाया, वो उसका सारा जो है पैसा लुट गया, डूब गया। फिर चाइना पे इंपोर्ट करेंगे नहीं, फिर कहेंगे फिर इंडस्ट्री लगाएंगे। तो साहब बहादुर जो आईएएस है वो हर 6 महीने पे नई पॉलिसी, और वो भी घटिया अंग्रेजी में। पता नहीं, इनका तो डीमोनेटाइजेशन का सर्कुलर भी अंग्रेजी नहीं थी, वो पता नहीं क्या था, पता नहीं गुलाबी अंग्रेजी जलेबी लॉजिक के साथ क्या लिखते हैं ये लोग। भाई मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं जाता हूं भारत सरकार की वेबसाइट पे और भारत सरकार के डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं, मुझे लगता है ये आईएएस एग्जाम पार कैसे कर रहे हैं। इनसे तो एक कोरा कागज पे लिखा नहीं जाता, पॉलिसी कौन बना रहा है। तो ऐसी घटिया पॉलिसी, इतनी इनएग्जैक्ट, इतनी अनसर्टेन, और जो बदल जाती है 6 महीने। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी इनकी पॉलिसी बिल्कुल इधर उधर। जी तो बिजनेस को क्या चाहिए? सर्टेनिटी। इन्वेस्टमेंट को क्या चाहिए? सर्टेनिटी। वो कुछ है ही नहीं, आज यहां कल वहां। तो नहीं, एक बड़ा जो संकट है सरकार के रूप में विश्वास का संकट। जैसे ये वही वो संकट क्यों आया है प्रदीप? क्योंकि गवर्नेंस नहीं आती है ना। जी बिल्कुल। पॉलिसी आज आपने कहा हम जो है ओपन कर देंगे मार्केट, लाओ चाइनीज सोलर पैनल। कल आपने कहा नहीं नहीं हम ये सारे सोलर पैनल घर में बनाएंगे, इन्वेस्ट करो। उसने इन्वेस्ट किया, फिर कहेंगे अब हम खरीदेंगे नहीं। आपका ग्रिड से लिंक्ड नहीं है सोलर पॉलिसी। जिसने भी बनाई है बिल्कुल ही निहायत ही बेवकूफ है। कहने को आईआईटी का होगा या सेंट स्टीवेंस का होगा या जो भी होगा आईएएस, लेकिन पीएमओ गधों की बारात के साथ भरा पड़ा है। जी बिल्कुल। आखिरी मुद्दे पे आता हूँ अतुल सर। देखिए हम तीनों में से सबसे छोटा मैं हूँ। मैंने सिर्फ 2 ही सरकारें देखी हैं, एक यूपीए 1-2 मनमोहन सिंह जी की सरकार, और फिर नरेंद्र मोदी जी की 3 सरकारें। आप लोगों ने तो पहले की भी सरकारें देखी। और मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक समय ऐसा था जब भारत के पास पैसे नहीं थे, फिर भी इंदिरा गांधी जी अमेरिका से लड़ भिड़ गई थी। अब तो ऐसा हाल है नहीं। उसके बाद भी जब ट्रंप बोलता है आज उठो तो उठ जाते हैं, जब बोलता है यहां से तेल मत लो तो नहीं लेते, जब बोलता है वहां से तेल लो तो लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि 56 इंच की छाती है, मैं विश्वगुरु हूं। तो ऐसा क्या हमारे देश में कमी है ताकत की कि हमारे प्रधानमंत्री किसी और देश के राष्ट्रपति को खड़ा होके आंख में आंख मिला के नहीं बोल सकता है कि बस इतना ही बहुत है, इसके आगे और हम नहीं सहेंगे? तो ये आर्थिक मुद्दों से थोड़ा बढ़ रहे हैं हम, बाद में थोड़े विदेश नीति में आगे, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। जी। सीधी बात, इंदिरा गांधी ने जब ललकारा था रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर को, तो जो भारत के अफसर थे उनमें रीढ़ की हड्डी थी, वो बिके हुए नहीं थे। जी मैं दोबारा बोलूंगा ये बात, उनमें खुददारी थी, रीढ़ की हड्डी थी। सगत सिंह राठौर, आप तो आपका तो दफ्तर ही आसपास है, जी है ना। सगत सिंह राठौर ने बांग्लादेश में जांबाजी के साथ काम किया। जी बिल्कुल। मानेक शॉ इंदिरा गांधी को बोल दिया जी लड़ाई नहीं हो सकती जब आप चाहती हैं। जगजीवन राम ने बोला शाम मान जाओ ना, नहीं माना। उसने बोला कि भाई मॉनसून के बाद लड़ेंगे। कौन जनरल है आज के दिन जो कह सकता है? तो यथार्थ यह है कि भाई सबको पता है कि मेरे बहुत से मित्र सीआईए में, 2 तो इंटरव्यू भी कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, एक तो मेरे सहलेखक ही। जी कितनों ने मुझे बोला है, और मैं नाम क्या लूं, मतलब कितनों ने मुझे बोला है कि आपके आईएएस आईपीएस इत्यादि धृतराष्ट्र हैं। बच्चों को अगर हम हार्वर्ड में करा दें, स्टैनफोर्ड में करा दें, एमआईटी में करा दें, तो साष्टांग करने को तैयार हैं। ग्रीन कार्ड फेंक दें तो बिल्कुल टेबल पे चढ़ के नाचने को तैयार हैं।
तो यथार्थ ये है कि जो हमारी एलीट है बिकी हुई है। लैटिन अमेरिका में एक शब्द है कॉम्प्रेडोर। कॉम्प्रेडोर एलीट वो होती है जो कि बिक जाती है, जो कि फॉरेन इंटरेस्ट सर्व करती है। जी हमारे जो आईएएस आईपीएस बहादुर हैं अधिकांश वो बिके हुए हैं। जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, मोदी इत्यादि, वो पता नहीं बिकी है कि नहीं, मैं नहीं ये नहीं कहूंगा बिकी है, पर उसमें हौसले की कमी है, हिम्मत की कमी है। 56 इंच की छाती नहीं है नरेंद्र मोदी की, 56 इंच की तोंद है। तोंद फुला के गाल बजाते हैं। रागी हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है ना राग अलापना, रागी हैं ये क्यों नहीं कह सकते हैं? भारत में ये कभी किसी की ओर मुस्कुराते नहीं है, कैबिनेट की ओर नहीं देखते हैं। ये रिपब्लिक डे पहला हुआ था, ये वो अपने नाम का सूट पहन के आए, कैबिनेट की ओर देखे तक नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी को इन्होंने राम जन्म अयोध्या के मंदिर तक में नहीं बुलाया, न कार सेवकों को बुलाया, अपनी ही पार्टी को ये जूते की नोक पे रखते हैं। लेकिन जब ये विदेश जाते हैं तो ये बिल्कुल कोलगेट का, क्लोजअप का, सारे टूथपेस्ट का ऐड देते हैं, दांत चियारे फिरते हैं। जॉर्जिया मेलोनी के साथ देखो, मेलोनी को देखते ही बिल्कुल इनका जो है सामने एक कौन आया दिल में हुई हलचल, देखते ही देखते हो गए हम पागल। ऐसे मुस्कुराते हैं जिस तरह ये गले लगाते हैं। भाई देश में किसी को गले नहीं लगाते हो, क्यों? क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विश्व नेता हूं। और ये सारी प्रचार प्रसार की सरकार है। इनकी विदेश नीति अर्थशास्त्र के हिसाब से नहीं है, डिफेंस के हिसाब से नहीं है, ना इकोनॉमी को ये आगे रखते हैं, डिफेंस को ये फोटो ऑप के लिए। तो ये खड़े इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। खड़े होने के लिए दर्द लेना आना चाहिए। भाई आप सफर तो करेंगे, निश्चित तौर पर। और ये फट्टू हैं। अमेरिका के सामने मुझे मेरे ही किसी रिश्तेदार ने कहा, अरे देखो अब हम सामने खड़े हैं, अब हम घर में घुस के मार रहे हैं, हम पाकिस्तान में देखो ऑपरेशन कर रहे हैं। भैया मैं अपने ही रिश्तेदारों से कहना चाहूंगा कि भाई क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश गंवा दिया। ये फर्क है। यथार्थ तो यथार्थ है ना। आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन किए, 4 दिन में रुक गए, अमेरिका ने बोला बंद बंद। मुझे खुद बोला है जेडी वैंस के लोगों ने कि हमने, जेडी वैंस और मार्को रूबियो को ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टीम अप करो, टैग टीम करो, बंद कराओ लड़ाई। और अनाउंस किसने किया लड़ाई का अंत? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो सीधी बात यह है, चूंकि शायद हमारे डॉलर आते हैं अमेरिका से, इसीलिए बहुत भय है मोदी को कि भैया अगर अमेरिका ने वाकई टाइट कर दिया तो हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। और ये अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि अब ये मान थोड़ी सकते हैं कि अमेरिका ने बंद कराई लड़ाई। तो ये झूठ के चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि कह रहे हैं कि भाई हमने खुद किया, ये किया, वो किया, फलान किया, राग अलापते फिर रहे हैं। लेकिन यथार्थ ये है कि न हमारे पास आज के दिन वो अफसर हैं जो खड़े हो सकते हैं। फौज की तो इन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, वो तो खैर पहले ही टूट चुकी थी, इन्होंने और तोड़ दी अग्निपथ लाके। आईएएस आईपीएस आईएफएस हमने बात कर ली, कैबिनेट के लोग के बच्चे किधर हैं? जी भाई पीपल वोट विद देयर फीट, यू हैव टू सी वेयर पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन। तो यथार्थ यह है कि जो भारत के शासक हैं उनको भारत के भविष्य में दिलचस्पी नहीं है। पहला सवाल कोई आईएएस आईपीएस पूछता है, किसी मुझसे पूछता था, पासपोर्ट मिल गया तुमको? पासपोर्ट मिल गया, पासपोर्ट मिल गया। भैया हवस है इनको,
विदेशी पासपोर्ट की। हवस है इनको अपने बच्चों को फिट करने की, सेटिंग करने की। और मोदी के पास नियत नहीं है कि वो जो है वाकई दमदार निर्णय लेकर भविष्य का निर्माण करने की, तो इसीलिए खड़े नहीं हो पाते हैं। और इस कारणवश चूंकि कहावत है ना, कमजोर को सब सताता है, भय भिन्न होत न प्रीत। भारत का कोई भय नहीं है किसी को, इसीलिए भारत की प्रीत नेपाल से भी नहीं हो पा रही है, दूर क्यों जाए। जी। और अगर एक आदमी के पास सोना है, दूसरे के पास तलवार है, आज नहीं तो कल जिसके पास तलवार है उसके पास सोना भी आ जाता है। और भारत के पास इस समय न बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, न कोई कंपैरेटिव एडवांटेज है टेक्नोलॉजी में, न रिसोर्स है कि भाई ब्राजील के पास रिसोर्स है। भारत के पास है चीप लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर। तो भारत का जो है एक बड़ा ही दुखद समय आने वाला है। मैं नहीं कह रहा कि सर्वदा रहेगा, बदल सकता है, लेकिन उसको बदलने के लिए जिस तरह देश चलता है वो बदलना होगा। नहीं तो हम उसी मिडिल इनकम ट्रैप, तो दूर की बात है, हम लो इनकम ट्रैप में ही रहेंगे और पैसा सिर्फ बड़े नेता के हाथ आएगा और आईएएस के हाथ आएगा, लैंड माफिया के हाथ आएगा, और बाकी मिडिल क्लास फंसी रहेगी उसी चक्रव्यूह में। वेज रिप्रेशन, वेज सप्रेशन, कैपिटल रिप्रेशन, डिमांड डिप्रेशन, डिमांड डिस्ट्रक्शन, सप्लाई साइड चोक, थ्रॉटलिंग, ये सब। और एक मैं आखिरी बात कहूंगा, उसके बाद समाप्त करते हैं। वही गाड़ी भारत में दुगने दाम में बिकती है, कभी कभी तिगुने दाम में बिकती है। वही गाड़ी, कोई गाड़ी उठा लो भारत की जो मिडिल क्लास खरीदती है। मनु शर्मा ने एक गाड़ी खरीदी है, कोई बहुत महंगी नहीं है, अमेरिका से। अमेरिका में वही गाड़ी आधे दाम में बिक जाती है, मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप निचोड़ रहे हो मिडिल क्लास को। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ना, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अतुल सर। और राजधर्म का पालन कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। और इसी चीज पे अंत करते हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि गाड़ी भी महंगी, तेल भी मिलावटी, जिससे गाड़ी भी खराब होती है। रोता अंत में सिर्फ मिडिल क्लास ही है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा अतुल सर आपसे बात करके, प्रदीप सर आपसे बात करके। धन्यवाद और नमस्ते। और मैं अपने फेयर ऑब्जर्वर के दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसमें कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।